हेलो, वेलकम। तो आज हम जो देखने वाले हैं साइंस में वो है चैप्टर 5। चैप्टर 5 क्या है हमारे पास? चैप्टर 5 का नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में हम देखते हैं सबसे पहले एलिमेंट्स। एलिमेंट्स हम समझ सकते हैं कि एक बेसिक यूनिट है, मतलब जो भी नेचर में एग्जिस्ट करता है इन नेचर, उसका सबसे बेसिक जो कंपोनेंट होगा उसको आप एलिमेंट कहते हैं। जैसे कि आपने कहते हैं ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, आयन एक एलिमेंट है, मतलब ये सारे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं और खुद ही डिसइंटीग्रेट नहीं तो डिकम्पोज नहीं होंगे कोई भी केमिकल रिएक्शंस के मदद से। ठीक है, तो इसको अपने कहेंगे बेसिक। ये सारे बेसिक चीज़ें हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। अपने अगर ऑक्सीजन एलिमेंट कहते हैं तो अपने क्या सपोज करते हैं, मतलब ऐसा कोई भी चीज़, मतलब अपने को कोई आइटम मिला हो जिसका प्रोटॉन नंबर्स अगर मैच कर रहे हो ऑक्सीजन एलिमेंट के साथ, तो अपने क्या कहेंगे? अपने ने ये जो भी एलिमेंट फाइंड आउट किया है वो किसका एलिमेंट होगा? ऑक्सीजन का एलिमेंट होगा। आपने देखेंगे कि क्या उसमें प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन का नंबर मैच कर रहा है ओरिजिनल जो ऑक्सीजन एलिमेंट अपने मान रहे हैं उनके साथ। तो आपने थोड़ा इंट्रोडक्शन तो देख लिया, अब अपने आगे जाते हैं। तो उसमें अपने देखते हैं वो है एलिमेंट्स कितने थे। तो नियर अबाउट हम मान रहे हैं 1800 के टाइम पे, मतलब नियर अबाउट 19th सेंचुरी, नहीं तो अपने 18th सेंचुरी मान लो, मतलब 1700 से उस टाइम पे ही। तो उस टाइम पे नियर अबाउट कितने एलिमेंट्स थे अपने पास? 30 एलिमेंट्स थे अपने पास उस टाइम पे, और ये सबके प्रॉपर्टीज़ भी अलग थे। तो ह्यूमन बीइंग्स ने बहुत से कोशिश की है कि अपने इन एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज़ अपने इनसे अरेंज कर पाए। तो इसमें जो सबसे बेसिक अरेंजमेंट अपने कह सकते हैं वो था मेटल और नॉन मेटल्स के बीच में। बट इससे कुछ ज़्यादा अपने को ये हुआ नहीं, क्योंकि और भी ज़्यादा क्लासिफिकेशन हमें करने पड़े, ज़रूरत थे इसके लिए। तो अपने आज इस चैप्टर में थोड़े बहुत क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। चलो तो फिर देखते हैं। तो अभी फ़िलहाल प्रेजेंट में 118 एलिमेंट्स है जो आपने डिस्कवर किए हैं फ्रॉम नेचर। एनसीईआरटी के बुक्स में 114 लिखा है, बट टोटल 118 एलिमेंट्स है। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन हम देखेंगे वो है डोबेरियन, वो है डोबेरेनस ट्रायाड। तो डोबेरेनस ट्रायाड आपने देखते हैं सबसे पहला क्लासिफिकेशन। तो डोबेरेनस ट्रायाड, ये साइंटिस्ट का नाम है डोबेरेनर। तो इन्होंने ये जो थियरी है उसे इन्होंने प्रपोज किया था 1817। ये जो साइंटिस्ट है वो एक जर्मन केमिस्ट थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने थोड़े बहुत एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई किया, मतलब जिसके प्रॉपर्टीज थोड़े बहुत सिमिलर हो। ठीक है, और इनको एक छोटे से ग्रुप में इन्होंने उसे अरेंज करने की कोशिश की, और इन्होंने इस ग्रुप्स को ही क्या नाम दे दिया? ट्रायड। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि समझ लो मेरे पास 3 एलिमेंट है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, इन तीनों के प्रॉपर्टीज सेम है, ऐसा मैंने देखा। तो मैं क्या कर दूंगा, इन तीनों एलिमेंट्स को मैं एक ग्रुप में मैं अरेंज कर दिया मैंने इसको। ठीक है, तो इन तीनों एलिमेंट्स को मैंने ग्रुप में अरेंज किया ये देखकर कि इन तीनों के केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? सेम है। और खासकर अरेंजमेंट करते वक्त ये साइंटिस्ट ने ये भी ध्यान दिया था कि इनका जो एटॉमिक मास है वो इंक्रीजिंग होगा। मतलब लिथियम का एटॉमिक मास कितना है, मैं लिख देता हूँ। लिथियम का एटॉमिक मास है 6.9। सोडियम का एटॉमिक मास क्या है? सोडियम का एटॉमिक मास है 23। और पोटेशियम का एटॉमिक मास क्या है? पोटेशियम का एटॉमिक मास है 39। जिसको एटॉमिक मास के बारे में नहीं पता हो उन्हें मैं बता दूं, एटॉमिक मास हमने जो भी आज आज के लेक्चर में जो भी क्लासिफिकेशन हमने पढ़ेंगे, अपने दो क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। एक है डोबेरिनर और दूसरा है न्यूलैंड्स। तो उन दोनों में ही उन्होंने क्लासिफिकेशन एटॉमिक मास के ऊपर किया था। इसके लिए जिन भी स्टूडेंट्स को नहीं पता एटॉमिक मास क्या है तो समझ लो, देखो एटम होता है तो एटम के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। और यहाँ पे जो भी शेल्स होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, इनर शेल में 2, फिर आउटर जो भी शेल्स होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन आप सबको पता होगा, 2 8 8 18 18 32। ठीक है, ऐसा चलता है। तो अपने इसमें देखते हैं
ये जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास इक्वल्स टू क्या होता है, मास ऑफ न्यूक्लियस। तो मास ऑफ न्यूक्लियस को ही अपने क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। ठीक है, तो आप सब लोग को समझ में आ गया होगा, एटॉमिक मास यानी मास ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है सबको पता है ना, जहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है उसको अपने क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। मतलब एटॉमिक मास में अपने सिर्फ क्या लेते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के मास को अपने कंसिडर नहीं करते क्योंकि अपने उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो देखो डोबेरिनस पे वापस आते हैं। तो डोबेरिनस ट्रायड में उन्होंने क्या किया, ऐसे सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले और इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से उन्होंने एलिमेंट्स को एक ग्रुप में क्लासिफाई करना स्टार्ट कर दिया। तो पहला ग्रुप में देखा था आपको लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो उन्होंने क्या कहा, लिथियम फर्स्ट एलिमेंट है और सोडियम इसमें सेकेंड एलिमेंट है इस ग्रुप में, और पोटेशियम क्या है, थर्ड। तो उन्होंने कहा अगर हम एवरेज करते हैं फर्स्ट और थर्ड का तो रफली मतलब नियर अबाउट अपने को सेकंड का क्या मिल जाएगा, एटॉमिक मास मिल जाएगा। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास लिखता हूँ 6.9 प्लस थर्ड वाले का क्या है 39, इसको डिवाइड बाई 2 करो तो नियर अबाउट मेरे ख्याल से 22.9 या समथिंग कुछ भी है, मतलब वो इक्विवेलेंट आएगा 23 के। तो इन्होंने ऐसा बता के ग्रुपिंग किए थे टोबेरिनस ट्रायड में कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले को लो और इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से उसे अरेंज कर दो, और एक स्पेशलिटी क्या है, फर्स्ट और थर्ड का एवरेज करो एटॉमिक मास का, तो हमें क्या मिल जाएगा, सेकेंड एलिमेंट जो होगा उस ग्रुप में उसके एटॉमिक मास के रफली नियर अबाउट अपने को मिल जाएगा। इसमें फ़र्क आ सकता है नियर अबाउट, इसमें तो कुछ 0.05 का ही है, बट नियर अबाउट 1 या 1.1 या ऐसा कुछ फ़र्क भी आ सकता है। ठीक है, बट रफली थोड़ा बहुत क्या होगा, सिमिलर होगा। तो यही डोबेरिनस ट्रायड में ये तो था अपना फर्स्ट ग्रुप। इसके अलावा भी और भी ग्रुप्स हैं। तो और दूसरे भी ग्रुप्स जो इन्होंने बताए वो थे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का। ठीक है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का। मैं चाहूँगा कि आप खुद इसको ट्राई करें। मैं इसका आपको एटॉमिक मास दे देता हूँ। बेरियम का एटॉमिक मास है आपके पास, वो है 137.3 है। ठीक है, और स्ट्रोंशियम का भी मैं आपको दे देता हूँ 87.6। आपको सिर्फ चेक करना है कि ये आएगा कि नहीं। और कैल्शियम का भी दे देता हूँ। कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना है, 40.1 है। ठीक है, तो ये आप पक्का ट्राई करके देखिएगा ये एटॉमिक मास का। ठीक है, और मैं एक और ग्रुप आपको दे देता हूँ। तो हमने दो बताया आपको, एक था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, और दूसरा था कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। और जो थर्ड ग्रुप है वो है हमारे पास, थर्ड है वो है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो क्लोरीन का भी एटॉमिक मास मैं आपको दे देता हूँ 35.5। ब्रोमीन का क्या है 79.9 और आयोडीन का क्या है 126.9। ठीक है, तो आप भी इसको ये फर्स्ट और ये थर्ड को एवरेज कर सकते हैं। एवरेज में खैर से सबको पता है क्या करना है, 35.5 प्लस 126.9 डिवाइड बाई 2 कीजिएगा। नियर अबाउट आपको 80 या 81 आ जाता है, तो आपने कह सकते हैं ये क्या फॉलो कर रहा है, डोबेरियन ट्रायड फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये आप चेक करके देख लीजिएगा, आपकी एक एक्सरसाइज जैसी भी हो जाएगी। बिना देख के पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ इतना ध्यान रखो डोबेरियन ट्रायड में तीन उन्होंने ग्रुप बताए थे। पहला था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। दूसरा ग्रुप था कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। और थर्ड जो ग्रुप था वो है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, तो ये था डोबेरिनस ट्रायड। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो बहुत से साइंटिस्ट ने टाइम से टाइम कोशिश किया ही है कि कुछ ना कुछ उनको कंट्रीब्यूट कर सके इन क्लासिफिकेशन के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है। मतलब इतने सारे एलिमेंट्स हैं अपने पास, वो भी जो भी नए नए एलिमेंट्स हम डिस्कवर कर रहे हैं वो भी क्या है, अलग अलग प्रॉपर्टी के आ रहे हैं। तो इसके लिए क्लासिफिकेशन बहुत ही ज़रूरत था। तो इसलिए बहुत से साइंटिस्ट आए, उन्होंने बहुत से मॉडल्स प्रपोज किए। अपने को बस अभी तो सिर्फ तीन ही पढ़ना है। ये सेकेंड वाला है अपना, वो है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या है वो हम देख लेते हैं। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स इन्होंने इसको प्रपोज किया था 1866 में। मैंने आपको पहले ही कहा था कि आज के लेक्चर में हम जो भी पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ होगा ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। मतलब उस टाइम पे एटॉमिक नंबर के बारे में किसी को पता नहीं था, तो जो भी क्लासिफिकेशंस होते थे वो सिर्फ एटॉमिक मास के बेसिस पे होते थे। ठीक है, तो इनका जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है, ठीक है, तो इसमें और थोड़े पॉइंट्स हम देख लेते हैं। इनका इसका क्लासिफिकेशन 1866 में हुआ था, एटॉमिक मास के बेसिस पे हुआ था। उसके अलावा हाइड्रोजन से चालू हुआ था और ख़त्म हुआ था थोरियम पे। थोरियम का नंबर कितना है 56। इन्होंने ये है मान लिया था कि 56 मतलब
टोटल 56 एलिमेंट्स ही नेचर में है और ज़्यादा फाइंड आउट नहीं होंगे, ठीक है। तो इन्होंने हाइड्रोजन से स्टार्ट किया था और थोरियम पे मतलब ख़त्म हुआ था। ऑक्टेव्स में देखते हैं इसका प्रॉपर्टी क्या है। इन्होंने कहा था जैसे म्यूज़िक के नोट्स होते हैं, क्या होता है म्यूज़िक का नोट, सा, रे, गा, मा, पा, द, नी, ठीक है, सारे गा मा पा द नी। तो इन्होंने क्या कहा था, फिर से अपने को पता ही है कि फिर से क्या आ जाता है, सा आता है। तो उसी तरह से इन्होंने क्या कहा, म्यूजिक के नोट की तरह अगर मैं एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से मैं एलिमेंट्स को अरेंज करूं, जैसे कि पहला क्या आता है अपना हाइड्रोजन आता है, फिर जो उस टाइम पे था, उस टाइम पे आपको पता होगा दोस्तों के इनर्ट गैसेस फाइंड आउट नहीं हुए थे, तो इसलिए हाइड्रोजन के बाद अपने लिथियम लिख रहे हैं। तो लिथियम, बेरिलियम, फिर है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इन्होंने क्या कहा, ये इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से मैंने लिखा है। तो इसके बाद ऑक्सीजन के बाद जो एलिमेंट आएगा वो कौन सा था, फ्लोरीन। तो इन्होंने कहा था मतलब वापस हर एक 8 एलिमेंट किसको रिसेंबल करेगा, उसके ऊपर वाले एलिमेंट को। मतलब देखो फ्लोरीन का प्रॉपर्टी किसके सिमिलर होना चाहिए, हाइड्रोजन के सिमिलर। अब लिथियम के नीचे में क्या लिखूंगा, सोडियम। तो इन्होंने कहा था सोडियम का प्रॉपर्टी किसके सिमिलर होगा, लिथियम के सिमिलर होगा। मतलब वो ही म्यूजिक नोट जैसे रिपीट करता है वैसे ही एलिमेंट्स भी अपने प्रॉपर्टीज क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, ऊपर वाले के जैसी प्रॉपर्टीज नीचे वाला बताएगा। तो इनका ये बहुत मैं कहूँगा हद तक तो सही था, कैल्शियम तक, अप टू कैल्शियम जो है इनका ये जो क्लासिफिकेशन है वो वैलिड है। अप टू कैल्शियम ये क्लासिफिकेशन चलता है, ठीक है। अप टू कैल्शियम इनको कोई तकलीफ नहीं हुआ था, इनका जो क्लासिफिकेशन था वो बिल्कुल सही चल रहा था। मैं और भी लिख देता हूँ थोड़ा, सिलिकॉन, फॉस्फोरस और फिर सल्फर, फिर मैं लिखता हूँ क्लोरीन, कैल्शियम और कैल्शियम, ठीक है। तो यहाँ तक तो इन्हें कोई प्रॉब्लम आया नहीं, अप टू कैल्शियम ही इसे वैलिड माना गया, ठीक है। अब तकलीफ कहाँ हुआ, उनको लगा 56 एलिमेंट्स ही है, बट उसके बाद भी एलिमेंट्स फाइंड आउट हुए, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं देता हूँ इनका, ये कहाँ पे फेल हुआ, जैसे कि कोबाल्ट एंड निकल, ठीक है। तो कोबाल्ट एंड निकल जब ये फाइंड आउट हुआ तो उसमें कंफ्यूजन हो गया कि इस कोबाल्ट एंड निकल को प्लेस कहाँ करें। तो इन्होंने तो क्या कहा था, प्रीसीडिंग एलिमेंट के साथ ही होगा। अब इन्होंने कोबाल्ट और निकल को कहाँ प्लेस किया, क्लोरीन के ठीक नीचे प्लेस किया कोबाल्ट एंड निकल को, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे मतलब यही ग्रुप में आगे लिख दूँ कैल्शियम के बाद, तो ये आएगा क्रोमियम, टाइटेनियम, मैंगनीज और ये है आयन, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, कोबाल्ट एंड निकल आता है एटॉमिक मास के हिसाब से। क्यों दोस्तों, क्योंकि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से ही ये उनको अरेंज करना था। अब इसमें तकलीफ क्या हुआ, ये कोबाल्ट एंड निकल कि एक तो देखो वन स्लॉट यानी एक ही जगह है, एक जगह पे आपने दो एलिमेंट्स को रख दिया है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन हुआ उनके सामने। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है, ये जो कोबाल्ट एंड निकल है वो कोई भी तरीके से इस क्लोरीन, फ्लोरीन या हाइड्रोजन के प्रॉपर्टीज को रिसेंबल नहीं करता, बल्कि ये रिसेंबल किसके साथ करता है, आयन के साथ करता है, जो कि यहाँ पे 8 में है। मतलब ये नी के नीचे यहाँ पे प्लेस्ड है, मतलब बहुत ही दूर है दोनों की जगह पे। तो ये उसको समझा नहीं पाए कि मतलब ऐसा इन्होंने क्यों किया कि इस कोबाल्ट और निकल को यहाँ पे प्लेस किया। और आयन मतलब कोबाल्ट एंड निकल का प्रॉपर्टी सिमिलर है, किसके, आयन के सिमिलर है, फिर भी वो आयन के साथ नहीं है, नहीं तो आयन के नीचे नहीं है, ठीक है। तो वो इसको समझा नहीं पाए। और दूसरा क्या था कि एक ही स्लॉट में एक ही जगह पे दो दो एलिमेंट्स को प्लेस कर दिया। तो ये सारे क्या थे, ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव से कि ऐसा क्यों आपने अरेंज किया, ठीक है। तो इतना ही है इनके जो भी न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के लिमिटेशंस जो है वो अपने ने देखा, ठीक है। तो एक और बार मैं बता देता, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स 1866 में प्रपोज हुआ था। एटॉमिक मास के बेसिस पे इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था, स्टार्ट हुआ था हाइड्रोजन से, खत्म हुआ था थोरियम पे, ठीक है। 56 इन्होंने म्यूजिक के नोट की तरह सारे गामा पाधा नी के हिसाब से हर एक एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। इनका कहना था कि जो भी 8 एलिमेंट होगा वो फर्स्ट एलिमेंट के साथ रिसेंबल करेगा, जैसे कि हाइड्रोजन रिसेंबल करेगा फ्लोरीन के साथ, फ्लोरीन रिसेंबल करेगा क्लोरीन, ठीक है। और ये जो एलिमेंट है ये सिर्फ वैलिड है अप टू कैल्शियम, मतलब सिर्फ लाइट एलिमेंट्स, ऐसे भी आपने लिख सकते हैं, सिर्फ लाइट एलिमेंट्स के लिए क्या है, ये जो चीज़ है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वो वैलिड गिनाते हैं अपने, ठीक है। फॉर हैवी एलिमेंट्स दिस न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स इज नॉट वैलिड। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर लिसनिंग।